हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑफ श्रीकारिया बुक। एज यू नो कि 8th स्टैंडर्ड की बुक यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं। एनसीईआरटी की साइंस की ये बुक है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 11 उसका बल एवं दाब, जो कि फिजिक्स का चैप्टर है, यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, इसमें यहाँ से फिजिक्स के चैप्टर्स अब शुरू होते हैं, बल एवं दाब। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से बल लगाने से इसने फुटबॉल को रोका है, और यहाँ पर हॉकी ने डायरेक्शन चेंज की है और इन्होंने जो है वो गेंद को यहाँ पर रोका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बल अपकर्षण और अभिकर्षण की। यहाँ पर हम बात करते हैं। प्रत्येक कार्य को करने के लिए या तो उसे खींचना पड़ता है या फिर धक्का देना पड़ता है। खींचना मतलब अभिकर्षण और धक्का देना यानी अपकर्षण, और दोनों के रूप में इसे व्यक्त किया जा सकता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि गति में लाने के लिए किसी वस्तु को या तो उसे खींचना पड़ता है या उसे धक्का देना पड़ता है। ये जो खींचना और धक्का देना ही आपका क्या कहलाता है? बल यहाँ पर कहलाता है। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर बल किस तरीके से वस्तुओं पर लगता है। कोई आदमी अगर स्थिर कार के पीछे खड़ा है, क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार की गति में आएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, जब तक कि वो हाथों से धक्का देके इस कार को आगे नहीं बढ़ाएगा। ठीक इस तरीके से तो इस व्यक्ति ने क्या किया है, यहाँ पर बल यहाँ पर लगाया है धक्का देने के लिए, और यहाँ पर खींचने के लिए इसने क्या किया है, बेल के ऊपर बल लगाया है। ठीक है। यहाँ जो रिजल्ट निकलता है वो ये है कि दो वस्तुओं के बीच में अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच में बल लगता है। यानी दो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या दो वस्तुओं के बीच में कोई ना कोई एक अन्योन्य क्रिया होती है, जिसके कारण उनके मध्य क्या लगता है, बल यहाँ पर लगता है। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में अगर बल लगाए जाते हैं तो वो बल जुड़ जाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विपरीत दिशा में अगर बल लगाए जाते हैं तो जो नेट बल होता है वो दोनों बलों के अंतर के बराबर यहाँ पर होता है। रस्साकसी के खेल में हम देख सकते हैं कि दोनों बल जो है वो विपरीत दिशा में लगाए जा रहे हैं, और एक तरफ का जिन लोगों ने पकड़ रखा है, रस्साकसी में एक बल इस तरफ लग रहा है, एक बल इस तरफ लग रहा है, मगर इधर जो व्यक्ति खड़े हैं उनका टोटल बल भी किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, और इधर अगर 3 व्यक्ति खड़े तो इनका जो टोटल बल का अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर ये हम देख सकते हैं। बल की प्रबलता प्राय इसके परिमाण से मापी जाती है। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का भी उल्लेख करना आवश्यक होता है जिसमें बल कार्य कर रहा है। यानी बल जो है वो क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है। बल के साथ में दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता यहाँ पर होती है कि ये इस दिशा में लग रहा है और इतना ये बल लग रहा है। बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, यदि वह वस्तु स्थिर है तो वह गतिमान हो जाएगी, और यदि गतिमान वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं अलग अलग तरीके से कि बल किस प्रकार से लगता है। तो कंपटीशन के हिसाब से ये सब चीजें आप देख सकते हैं। किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। ये चीज इतने सारे एग्जाम्पल देकर हमने सीखी कि वस्तु की गति में परिवर्तन बल के द्वारा ला सकते हैं। उसके अलावा जो बल है वो किसी वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से बल लगाने से उसकी आकृति में भी परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है। जब हम बल अपने हाथ पैरों से लगाते हैं, ठीक है,
तो उस बल को क्या कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं। यानी अपने शरीर द्वारा जो बल लगाया जाता है, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि ये बेलों द्वारा पूरी गाड़ी को खींचा जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा बल काम आ रहा है, इन बेलों का पेशीय बल यहाँ पर काम आ रहा है। ठीक है, तो मांसपेशियों द्वारा लगाया जाने वाला जो बल है, मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं, पेशीय बल यहाँ पर कहते हैं। पेशीय बल भी तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। पेशीय बल को क्या कहते हैं, संपर्क बल भी कहते हैं। घर्षण की अगर बात करें तो हमारा जो चलना है वो भी घर्षण से ही संभव है, क्योंकि जमीन और हमारे पैरों के बीच में जो घर्षण होता है, जिसके कारण एक घर्षण बल अनुभव होता है, और उसी बल के कारण हम जमीन में चल सकते हैं। कई बार हमने देखा होगा कि गेंद गुड़कते गुड़कते थोड़ी देर बाद में रुक जाती है, तो वो इसलिए होता है कि घर्षण बल के कारण उसके अंदर की जो ऊर्जा होती है वो खत्म हो जाती है। असंपर्क बल की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो घर्षण बल है वो संपर्क बल है, यानी दो जो चीजें हैं वो पास पास आएगी और उसके बाद में यहाँ पर बल लगेगा। जबकि जो चुंबकीय बल है उसमें संपर्क में आने की जरूरत नहीं होती, यानी चुंबकीय बल जो है वो असंपर्क बल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके जो दक्षिणी ध्रुव को इसके उत्तरी ध्रुव की तरफ ले जाए तो यह दूसरी दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में खिसकेगा। तो इस तरीके का जो बल है आपका, वो कौन सा बल है, आपका चुंबकीय बल है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। स्थिर वैद्युत बल की अगर हम बात करें, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल आपका क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर वैद्युत बल भी क्या है, एक तरीके से असंपर्क बल यहाँ पर कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल की अगर हम बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल में हमने देखा कि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की ओर गति करती है, तो ये जो बल पृथ्वी की ओर लगता है वो कौन सा लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इस बल को गुरुत्व बल कहते हैं या सिर्फ गुरुत्व भी हम कहते हैं, और गुरुत्व जो है वो पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक वस्तु की ओर लगता है, चाहे वो छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो। हमने देखा है कि नल खोलते ही पानी जो है वो नीचे की ओर गिरने लगता है, इसका रीजन भी यही है कि पानी पर भी गुरुत्वाकर्षण बल ही लगता है। गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है, वास्तव में विश्व की सभी वस्तुएं चाहे छोटी हो या बड़ी हो, एक दूसरे पर क्या करती है, बल लगाती है, और यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। दाब अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा है कि कई बार क्या होता है कि टिन की जो छतें हैं वो उड़ जाती है, तो वो भी दाब का ही एक उदाहरण है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सब्जियों को किसी कुंठित ब्लंट चाकू तथा उसके बाद एक तीखे चाकू से काटने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कील का जो सिरा होता है वो भी नुकीला होता है। ऐसा क्यों होता है, तो दाब कब ज्यादा लगता है, जब बल बटा क्षेत्रफल, यहाँ पर P इक्वल्स टू F/A, इसकी एक डेफिनेशन आप मान के चले। यहाँ पर जितना एरिया कम होगा उतना ही बल ज्यादा लगेगा और दाब ज्यादा होगा। क्षेत्रफल बढ़ाने पर, क्षेत्रफल अगर बढ़ा देंगे तो क्षेत्रफल बढ़ाने से जो दाब का मान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी वजह से जो आपकी कीलें हैं वो इस शेप की बनाई जाती है कि यहाँ पर क्या होता है, क्षेत्रफल अधिक होने से यहाँ पर दाब जो है वो हमें कम लगाना पड़ता है, यानी बल जो है वो हमें कम लगाना पड़ता है, और ये आसानी से दीवार में धंस जाती है। कील के नुकीले सिरे का जो क्षेत्रफल है इसकी शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न यहाँ पर कर देता है। कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टियां क्यों लगाई जाती है, बारीक पट्टियां क्यों नहीं लगाई जाती, इसका रीजन ये है कि चौड़ी पट्टी से क्षेत्रफल मान अधिक हो जाता है और उससे दाब का मान जो क्या है वो कम हो जाता है। द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। द्रव और गैस की अगर हम बात करें यहाँ पर,
प्लास्टिक की एक बोतल यहाँ पर देखें सॉफ्ट ड्रिंक की, और उसके अंदर हम इस पर प्रैक्टिकल लिखिए यहाँ पर दिया हुआ है। दाब की अगर बात करें तो इस तरीके से हम देख सकते हैं बोतल के अंदर पानी भरा है, और यहाँ दाब की वजह से ये जो गुब्बारा है वो हमको फूला हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरे प्रैक्टिकल में हम देख सकते हैं कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं, यानी एक ही जगह पर 3 होल किए हैं तो तीनों ही होल से जो जल निकल रहा है वो बराबर मात्रा में यहाँ पर निकल रहा है। द्रव जो है वो बर्तन की दीवारों पर भी दाब डालता है, ये इसका एक प्रैक्टिकल है। दीवार पर जो दाब है उसकी वजह से आपका जो गुब्बारा है वो क्या है, फूला हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। साइकिल की ट्यूब में पंक्चर हो तो इसके अंदर की हवा का क्या होता है। साइकिल की ट्यूब के अंदर की जो अंदर की दीवारों पर दाब डालती है उसकी हवा गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारों पर दाब डालती है। ये यहाँ का आपका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर नजर आता है। वायुमंडलीय दाब, हमारे चारों ओर जो वायुमंडल है उसकी वायु भी हम पर दबाव डालती है, और इसको ही वायुमंडलीय दाब कहा गया है। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहा है। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी की तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने तब इस बेलन के वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर यहाँ पर होगा। इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। यहाँ पर ये एक आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के और आता है। अब इस वायुमंडलीय दाब की गणना हम करेंगे कि वायुमंडलीय दाब कितना होता है। बल धक्का देना या खींचना हो सकता है। बल दो वस्तुओं के बीच में अन्योन्य क्रिया के कारण संपन्न होता है। बल का परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन, दोनों में होने वाले परिवर्तन का अर्थ है इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होना। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था अथवा उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आने या संपर्क में आए गए बगैर लग सकता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। द्रव तथा गैसें जो है वो बर्तनों की दीवारों पर दाब डालते हैं। हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खींचना पड़ता है, ठीक है। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करेगी, आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को प्रतिकर्षित करेगी। सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी किसमें परिवर्तन होता है, तो इसकी आकृति में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया जो बल है वो कौन सा बल है, वो आपका पेशीय बल है। तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार कौन सा है, तो यहाँ पर जो है तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार, तो इसे हम कह सकते हैं संपर्क बल।
नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाला जो बल है वो तथा वायु के किसके कारण होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्व और वायु के घर्षण गुरुत्व और घर्षण के कारण होता है। इसके अलावा एक एक कौन सा हमारा यहाँ पर छूट गया कि एक सामान से लदी हुई ट्रॉली को चलाने के लिए धक्का देना पड़ता है, शायद ये होना चाहिए, धक्का देना पड़ता है या फिर उसे खींचना पड़ता है, दोनों में से एक होगा। या तो उसे हमें धक्का देना पड़ेगा या फिर उसे हम खींचेंगे, यही होना चाहिए इसमें। रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को उंगलियों से दबाना, क्या बताना है इसमें? लगने वाले बल कारक जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए, प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। इसमें पेशीय बल लग रहा है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर इसमें भी फिंगर से हम इसको प्रेस करते हैं पेस्ट को, तो पेशीय बल लग रहा है। दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे से लटका एक भार, तो इसमें स्प्रिंग वाला जो बल है, स्थितिज ऊर्जा वाला बल, वो लग रहा है यहाँ पर। ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ को पार कर लेना, ये भी उसके शरीर द्वारा ही बल लग रहा है। उसकी जो शरीर की जो स्थितिज ऊर्जा है उसका इसने उपयोग किया है। जब किसी ड्रॉपर के नोजल को पानी में रखकर इसके बल को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, ठीक है। बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में जो पानी भरा है वो किस रिजल्ट से भरा है, तो वो वायुमंडलीय दाब के कारण यहाँ पर ड्रॉपर में पानी भरा है, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पर देखें। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, क्वेश्चंस नहीं है इसमें, कुछ खास क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं थे और इसमें कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी समझ में नहीं आए कि ऐसा कुछ था इसमें बताने लायक। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर हम फिर से स्टडी करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।